क्या आईएसआई का जो नेटवर्क है वो बांग्लादेश के अंदर और भी गहराता जा रहा है? कई एक्सपर्ट ये दावा करते हैं कि जब से शेख हसीना की सरकार गई है, प्रोटेस्ट हुए वहां पर, आईएसआई ने अपनी रूट्स जो है, अपनी जड़ें जो है बांग्लादेश में, ढाका में और कई इलाकों में, चिटागोंग में बहुत मजबूत कर ली हैं। ऐसी बात क्यों कह रहा हूं, इसकी वजह जानते हैं। इसकी वजह की खबर क्या है, पहले ये जानते हैं। खबर यह है कि एक 6 मेंबर का डेलीगेशन, मतलब 6 लोगों का डेलीगेशन, और वो किसके थे? वो बांग्लादेश के मिलिट्री इंटेलिजेंस जो ऑर्गेनाइजेशन है, द डायरेक्टरेट जनरल फोर्सेस इंटेलिजेंस, यानी डीजीएफआई, तो इनका 6 लोगों का डेलीगेशन जाता है इस्लामाबाद मुलाकात के लिए। किससे मुलाकात करते हैं, इस पे भी आऊंगा। पहले जान लेते हैं कि कौन कौन था इस डेलीगेशन में। इसको लीड किया कर्नल मकफूस उल बड़ी ने, और इसमें विंग कमांडर इमरुल काइश शामिल थे, मोहिद्दीन मोहम्मद आसिफ शामिल थे, स्क्वाड्रन लीडर रेहाम मोहम्मद चौधरी शामिल थे, मुराद हुसैन तुषार और खांडोकर आरिफुल इस्लाम। तो ये 6 लोग, ये डेलीगेशन था जो इस्लामाबाद जाता है, और इनकी मुलाकात होती है पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिशियल से, आईएसआई के ऑफिशियल से। तो इसमें क्या है, सिक्योरिटी कंसर्न्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश ये कह रहा है कि हम इंतजार कर रहे हैं, इंडिया से कोई रिएक्शन आएगा तो हम तारिक रहमान को भेजेंगे, अगर शेख हसीना आएगी, शेख हसीना को छोड़ा जाएगा, मतलब शेख हसीना बांग्लादेश आएंगी। और दूसरी तरफ जाकर आईएसआई के ऑफिशियल से मुलाकात करना और इस तरह की चीजें करना, तो संकेत बिल्कुल नई दिल्ली को ठीक नहीं पहुंच रहे हैं। जबकि मैं बार बार ये बात रिपीट करता आया हूं कि भारत हमेशा दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता रहता है, पर बांग्लादेश के तरफ से कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया है। कुछ एक्सपर्ट्स के कमेंट्स की बात करूंगा। एक भारत के पुराने राजदूत हैं, उनका नाम है अनिल त्रिगुनायत। इन्होंने कुछ बयान दिया है, इस पे बात करता हूं, ये आपको पढ़ के सुनाता हूं। पहले तो उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान मिलिट्री एंड आईएसआई हैव ऑलवेज बीन वेरी एक्टिव इन बांग्लादेश एंड फाउंड एक्सेप्शनल आउटरीच ड्यूरिंग मोहम्मद यूनिस लेड इंटरिम गवर्नमेंट। मतलब इन्होंने क्या कहा, ये जो आईएसआई थी और बांग्लादेश की जो यूनिस सरकार थी, जो शेख हसीना के जाने के बाद बनी, उसमें आईएसआई ने अपने नेटवर्क में बहुत बड़ी उछाल मारी है। तो केवल मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहले उनकी मौजूदगी वहां पर थी, पर जब से शेख हसीना गई, उनकी सरकार आई, आईएसआई की मौजूदगी डबल ट्रिपल हो गई वहां पर। अच्छा, आगे बात करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है जब बांग्लादेश की कोई डेलीगेशन ढाका जा रही है, माफ कीजिए, इस्लामाबाद जा रही है, पाकिस्तान के किसी हिस्से में जा रही है। पहले भी चीजें होती आई हैं, और इनका दोनों का प्रेम मैं बताता हूं आपको। इससे पहले डीजीएफआई के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल कासिर राशिद चौधरी, इनका नाम है कासिर राशिद चौधरी, ये अप्रैल 2026 में इस्लामाबाद गए थे। अच्छा जी, इस्लामाबाद गए, और किस टाइम फ्रेम में गए ये जानिए, अप्रैल 2026 में। अभी इनको 1 भी महीना नहीं हुआ था ये पदभार संभाले हुए, और 1 महीने के भीतर भीतर सबसे पहले इन्होंने कहां जाना उचित समझा, पाकिस्तान। अच्छा, इनकी मुलाकात किससे होती है? जो सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स हैं उनसे ये मुलाकात करते हैं। इसके बाद जो इनके आईएसआई के काउंटर पार्ट्स हैं वहां पर, उनसे इनकी मुलाकात होती है। ये तो मैंने आपको एक चीज बताई। उससे पहले जानिए, पिछले साल भी डीजीएफआई का एक डेलीगेशन पाकिस्तान जाता है, ये भी रिपोर्ट्स बताती हैं। अच्छा, तो इनकी लगातार विजिट संकेत क्या करती है? क्योंकि एक एंगल यहां से और ये जुड़ता है, मैं आपको बताता हूं। भारत के ईस्टर्न फ्रंट से लगातार बांग्लादेश की तरफ से रवैया पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं आ रहा है, खासकर शेख हसीना के जाने के बाद। सर, पाकिस्तान के साइड से तो रवैया कभी ठीक रहता ही नहीं है। अच्छा, ये तो दोनों भाई बिछड़े थे 71 में, क्या साथ आके भारत के लिए कोई मुसीबत पैदा कर सकते हैं? सोचने वाली बात तो है। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चाइना की भी बात करी गई है कि बांग्लादेश जो है नई दिल्ली से ज्यादा चाइना से करीब है और पाकिस्तान से करीब है। अच्छा, बात करते हैं कि जनवरी में क्या हुआ था। एक और चीज आपको बताने रह गई कि जनवरी में क्या हुआ था। एक और मुलाकात होती है सब जनवरी में, पाकिस्तान और बांग्लादेश के वायुसेना प्रमुखों की मुलाकात होती है। अच्छा, और बात किसकी होती है? JF-17 की खरीदी की बात होती है। मेरे को तो समझ में आ ही नहीं रहा है कि इन्होंने ऐसा कौन सा प्लेन बना लिया साहब। और इन सब चीजों को जब हम उनको प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद भी वो हमें आंख दिखाते हैं किस तरीके से, भाई साहब, कि हम तारिक रहमान को नहीं भेजेंगे। नहीं भेजने के बाद पहले शेख हसीना को छोड़िए आप, फिर आप उस्मान शरीफ हादी के किलर्स को छोड़िए। तो ये तो बिल्कुल ही डबल कैरेक्टर और दोहरा चरित्र है बांग्लादेश का। इसके साथ साथ आगे जब बढ़ा जाए तो आईएसआई वाली जो मैंने आपको कहानी सुनाई कि आईएसआई की जो जड़ें हैं वो बांग्लादेश में काफी गहराती जा रही हैं, काफी बढ़ती जा रही हैं। तो कुल मिलाकर भारत को 3 फ्रंट पर मुसीबत का सामना, क्या पता सामना करना पड़ जाए। दोस्तों, क्या बांग्लादेश इस्लामिक नेटो को ज्वाइन करने वाला है? दरअसल दोस्तों, 2 डेवलपमेंट्स हमें एक साथ होते हुए दिख रहे हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। पहला है दोस्तों, बांग्लादेश की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है डीजीएफआई, उनकी एक टीम चोरी छुपे पाकिस्तान गई थी 15 अगस्त को। अब वहां पे क्या खिचड़ी पकी है ये तो अब तक पब्लिकली आया नहीं है, लेकिन
जैसे यूनुस के काल में बांग्लादेश डीजीएफआई और पाकिस्तान आईएसआई के बीच में करीबी बढ़नी शुरू हुई थी, कुछ वैसा ही वापस हुआ है और बस इस बार तारिक रहमान के टाइम में हो रहा है, तो कोई अंतर नहीं आया है। 6 member टीम फ्रॉम बांग्लादेश इंटेलिजेंस बॉडी विजिट्स पाकिस्तान। आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स का ये न्यूज है, दीपांजन रॉय चौधरी साहब ने ये लिखा है और पहले भी उन्होंने ये न्यूज ब्रेक किया था। दोस्तों ये दिखा रहा है ये करीब आ रहे हैं। अब देखिए अपने आप में जब ये करीब आ रहे हैं तो भी चिंता का विषय है, क्योंकि सेम बीएनपी सरकार जब इससे पहले थी तो यही डीजीएफआई, यही पाकिस्तान आईएसआई भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए बहुत बड़ा खेल खेल रहे थे। तो आइए दोस्तों, आज का जो पहला न्यूज है वो है 6 मेंबर टीम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन इंटेलिजेंस बांग्लादेश, जो कि इस्लामाबाद 15 अगस्त को ट्रैवल की थी। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के हवाले से ऑफिशियल्स का नाम भी है, जिसमें एक कर्नल रैंक के ऑफिसर हैं, एक विंग कमांडर हैं, एक स्क्वाड्रन लीडर हैं, यानी एक आर्मी और 2 एयरफोर्स के अफसर हैं और 3 विदाउट रैंक कोई टीम है जो कि पाकिस्तान गई है। दोस्तों ये ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अगर आप देखें तो थाई एयरवेज के द्वारा लीव करते हैं, बैंकॉक पहुंचते हैं और वहां से पाकिस्तान भेजा जाता है। क्यों भेजा गया अनडिस्क्लोज्ड है। आईएसआई काउंटर पार्ट से मुलाकात की है। दोस्तों यहां पे मत भूलिएगा, अगर आप देखें तो इस प्रकार की मीटिंग यूनुस काल में कंटिन्यूअसली होनी शुरू हो गई थी। डीजीएफआई डायरेक्टर अगर आप देखें राशिद चौधरी, वो भी इस्लामाबाद गए थे अप्रैल 2026 में और पैटर्न हमें देखने मिला है रिपीटेड डीजीएफआई आईएसआई के बीच में इस प्रकार से कुछ मीटिंग्स हो रही है, कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट हम देख रहे हैं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो जो 15 अगस्त को ये टीम गई है, जैसे ही वो वहां पहुंचती है, साथ में अगर आप देखें तो एक न्यूज सामने आता है कि तारिक रहमान जो कि भारत आने वाले थे ऐसा कहा जा रहा था, अचानक से न्यूज आता है कि वो नहीं आएंगे, तो टाइमिंग भी बड़ा ऑड है। इसके सिवा जो टीम स्ट्रक्चर है जो दिखा रहा है कि एक आर्मी के अफसर हैं, 2 एयरफोर्स के अफसर हैं, कुछ सिविलियन स्टाफ है, अगर आप देखें तो ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है पहले के विजिट्स में उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, क्योंकि मिड लेवल ऑफिसर्स हैं। ये बता रहा है कि कुछ जैसा लग रहा है एक आर्मी, 2 एयरफोर्स के अफसर, यानी कि कुछ इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनाइसेंस, कुछ यूएवी, कुछ मैरीटाइम एयर सर्वेलेंस, इस पर कुछ कोऑपरेशन दोनों करना चाह रहे हैं और उसके लिए ये गए हैं। अगेन ये अटकलें लग रही हैं क्योंकि आउटकम क्या है, क्या पर्पस था, वो पब्लिकली नहीं बताया गया है। दोस्तों यहां पे अपने आप में ये कंसर्निंग है। पाकिस्तान बांग्लादेश जब इंटेलिजेंस कोऑपरेशन करते हैं तो वो भारत के खिलाफ करते हैं, ये बात ऑलरेडी तय है। और स्पेशली कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी समस्या है कि वो बहुत बड़े भारत से घिरा हुआ है, तो इस वजह से बांग्लादेश सोवरेन नहीं हो पाता है, एसिमेट्री है पावर में भारत के साथ। तो ये एसिमेट्री कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी यदि बांग्लादेश मक्का पैक्ट ज्वाइन कर लेता है। उसका कहना है कि जैसे ही बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की भी खड़े हो जाएंगे तो फिर बांग्लादेश बिना किसी डर के मैच्योर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी आगे बढ़ा सकता है। सवाल यहां पर यह है कि भारत ने कब बांग्लादेश को धमकाया है बंदूक दिखा के? कब हमने डिफेंस के द्वारा आपको धमकी भी दी है या डराया भी है जो आपको डिफेंस पैक्ट चाहिए? अब खबर यह है कि डीजीएफआई के 6 अधिकारी पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मुलाकात पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारियों से हो सकती है और यहीं से पूरी की पूरी कहानी जो है वह दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब एक देश की सैन्य खुफिया एजेंसी दूसरे देश की खुफिया एजेंसी से मिलती है तो केवल सामान्य विदेश यात्रा नहीं होती, इसके पीछे सुरक्षा सीमा, आतंकवाद या दूसरे स्ट्रेटेजिक मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। लेकिन अभी यह कहना सही नहीं होगा कि यह भारत के खिलाफ कोई साजिश है। अब सवाल यह है कि यह अधिकारी पाकिस्तान क्यों गए और भारत को इसकी चिंता क्यों हो सकती है। साथियों, अब जब आपको यह बात पता चल ही गया है कि डीजीएफआई बांग्लादेश की सैन्य खुफिया एजेंसी है, तो अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर डीजीएफआई के अधिकारी पाकिस्तान क्यों गए। रिपोर्ट के मुताबिक 15 अगस्त को डीजीएफआई के 6 अधिकारी इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। उनके पाकिस्तान जाने का आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है। कुछ रिपोर्ट में उनके आईएसआई अधिकारियों से संभावित संपर्क की बात कही गई, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले ही रॉ के चीफ पराग जैन ढाका गए थे और डीजीएफआई के निमंत्रण पर बांग्लादेशी अधिकारियों से मुलाकात की थी। भारत के लिए मामला क्यों महत्वपूर्ण है, यह सवाल आता है। साथियों, अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से बात कर रहा है तो भारत को इसकी चिंता क्यों होगी? इसका जवाब बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति पे है। बांग्लादेश की 3 तरफ से सीमा भारत से लगती है और भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र बांग्लादेश से सीधा जुड़ा हुआ है। इसलिए बांग्लादेश में होने वाला कोई भी बड़ा सिक्योरिटी चेंज भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश की जमीन या उसके सिक्योरिटी नेटवर्क में ऐसा प्रभाव बनाने लगे जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा सके, तब यह भारत के लिए चिंता की बात होगी। और यही वजह है कि डीजीएफआई का पाकिस्तान दौरा सिर्फ ढाका और इस्लामाबाद का मामला नहीं रह जाता। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात जुड़ता है और वो है तारिक रहमान की भारत यात्रा। साथियों, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पूरी तरह से खराब नहीं हुए।
बल्कि दोनों देशों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने की कोशिश दिखाई दे रही। और इसका एक बड़ा संकेत यह है कि रॉ की चीफ पराग जैन का ढाका दौरा हुआ। 10 अगस्त को बांग्लादेश पहुंचे और वहां के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के डिफेंस अफेयर्स एडवाइजर के साथ उन्होंने मुलाकात की। यह दौरा डीजीएफआई के नियंत्रण पर हुआ था। यानी एक तरफ भारत और बांग्लादेश की सिक्योरिटी एजेंसी फिर से बातचीत कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अब डीजीएफआई अधिकारियों का पाकिस्तान जाने का समय आया। इसलिए आज अगर ढाका और इस्लामाबाद के बीच मिलिट्री या इंटेलिजेंस लेवल पर संपर्क बढ़ता दिखाई देता है, तो यह केवल एक समान डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा। यह एक तरह से पुराने रीजनल इक्वेशन में बदलाव का संकेत हो सकता है। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग बात है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच संबंध सुधारने की कोशिश सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संपर्क, व्यापार और उच्च स्तरीय यात्राएं में हाल में वर्षों में काफी बदलाव देखने को मिला। यानी जो देश लंबे समय तक एक दूसरे से दूरी बनाए हुए थे, अब धीरे धीरे बातचीत के नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। और यही तारिक रहमान की सरकार का अप्रोच महत्वपूर्ण हो जाता है। बीएनपी की राजनीति में पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर ऐतिहासिक रूप से अलग दृष्टिकोण रहा है, लेकिन आज की बांग्लादेश सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल आइडियोलॉजी नहीं बल्कि नेशनल इंटरेस्ट है। साथियों, अब तक हमने समझ लिया कि इस पूरे घटनाक्रम पर सिर्फ एक डीजीएफआई डेलीगेशन की यात्रा को देखकर कोई बड़ा निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। लेकिन जियो पॉलिटिक्स में कई बार एक घटना से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसके बाद क्या होता है। इसलिए आने वाले समय में भारत के कुछ खास संकेतों पर नजर रखनी होगी। पहला संकेत कि डीजीएफआई और आईएसआई के जो संबंध है, अगर संपर्क केवल एक बैठक तक सीमित रहता है तो इसका महत्व सीमित हो सकता है। लेकिन अगर आने वाले महीनों में डीजीएफआई और आईएसआई के बीच लगातार बैठक हो, नियमित डेलीगेशन विजिट हो, फॉर्मल सिक्योरिटी कॉपरेशन दिखाई देता है, तो एक बड़ा स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट होगा। अगर भारत हर बार बांग्लादेश के पाकिस्तान या चाइना के साथ संपर्क को केवल खतरों के रूप में देखेगा तो इससे डिप्लोमेटिक स्पेस कम हो सकता है। तो अंततः हम यही कह सकते हैं साथियों कि अब पूरी इस कहानी को एक आखिरी बार बहुत आसान भाषा में अगर हम समझना हो तो हम ये समझ सकते हैं कि रॉ चीफ का ढाका दौरा हुआ और उसके बाद इन तीनों घटनाओं को कौन कौन सी, एक रॉ चीफ का ढाका दौरा, डीजीएफआई के अधिकारियों का पाकिस्तान जाने की रिपोर्ट और तारिक रहमान की भारत यात्रा, अगर इन तीनों घटनाओं को एक साथ देखें तो साउथ एशिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दे रहा है।